दीपवंश में बताया गया है कि प्रथम बौद्ध संगति के प्रथम 100 वर्ष के अंत और दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में थेरस के सिद्धांत में एक बड़ा विभाजन हुआ था। प्रथम महान संगति के सत्र के पश्चात बौद्ध धर्म का इतिहास एक अंधकारमय काल से गुजरा। राजनीतिक अशांति, आंतरिक संघर्ष, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों ने इसके अभ्यास पर गहरा प्रभाव डाला। हालांकि प्रथम संगति में तय किए गए धम्म और विनय का बुद्ध के शिष्यों द्वारा सफलतापूर्वक पालन किया गया, लेकिन धीरे धीरे संघ के नियमों में मतभेद और शिथिलता आने लगी और नए प्रवेशकों द्वारा नई मांग की गई जो अनुशासन के कठोर नियमों का पालन करने में सक्षम नहीं थे। बुद्ध के परिनिर्वाण के एक शताब्दी बाद राजा काला अशोक के समय में वैशाली के कालुकारमा में 700 अरहंतों द्वारा दूसरी परिषद बुलाई गई थी, जिसे हम द्वितीय बौद्ध संगति कहते हैं। इसका क्या कारण रहा बुलाने का? वैशाली, जो कि वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बसरा गांव है, वह उस समय का वैशाली था। वैशाली के कुछ वज्जियन भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म के 10 गैर कानूनी बिंदुओं, जिसे 10 वत्थुनि कहा जाता था, उनको कानूनी मंजूरी देने की कोशिश की। कौशाम्बी के कांकद पुत्र यासा ने वैशाली के कोटागार हाल में महावन में अपने प्रवास के दौरान देखा कि एक उपोषद के दिन वज्जियन भिक्षुओं ने भिक्षु संघ के बीच में पानी से भरा एक तांबे का कटोरा रखा और उपासकों से समुदाय की ज़रूरतों के लिए कुछ सोने या चांदी के सिक्के या कहापान, जिसे हम संस्कृत यानी कारशापण कहते हैं, का योगदान देने के लिए कहा। यासा ने इसका खुलकर विरोध किया और दानकर्ताओं से कोई भी धन न देने के लिए कहा, क्योंकि सोने और चांदी का उपयोग नियम में या विनय में सख्त वर्जित था। यासा के रवैये से क्रोधित होकर वज्जियन भिक्षुओं ने उस पर प्रायश्चित का कार्य थोप दिया, जिसे पटिसरणीय कर्म कहते हैं। जिस व्यक्ति को यह दंड दिया जाता था उसे अपमानित व्यक्ति से क्षमा मांगनी होती थी। इस कारण से यासा उपासकों के पास गए, लेकिन क्षमा नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने उपासकों के सामने तथ्य बताया और तर्क दिया कि उनका कार्य विनय नियमों में संहिताबद्ध गुरु के निर्देशों के विरुद्ध था। यासा की वकालत से उपासक सहमत हो गए और उन्होंने वज्जियन भिक्षुओं को कानून तोड़ने वाला माना। निलंबित भिक्षु इस बात से क्रोधित हो गए और यासा पर अपने अपराधों को स्वीकार न करने के लिए फिर से निलंबन का कार्य घोषित किया। संघ से निष्कासित होने के बाद यश अपने मूल स्थान कौशाम्बी चले गए। वहां से उन्होंने अवंती, पाथे, पश्चिम भारत, अवंती वर्तमान उज्जैन है, और दक्षिण के भिक्षुओं के पास दूत भेजे और उन्हें इस आर्थिक या इस अधार्मिक कार्य के विरुद्ध एकत्रित होने और आवश्यक कदम उठाने के लिए आमंत्रित किया। वे स्वयं भिक्षु संभूत सारण वासी के पास गए, जो उस समय अहोंग गंगा अर्थात गंगा के तट पर रहते थे, और उनसे इस प्रश्न को गंभीरता से उठाने का अनुरोध किया। श्रद्धेय साणवासी ऐसा करने के लिए सहमत हो गए। लगभग उसी समय पाथेस से 8 अरहत अवंती और दक्षिण देश से 88 अरहत यश के निमंत्रण पर आए और अहोंग गंगा पर्वत अर्थात गंगा के तट पर एकत्रित हुए, लेकिन वे कोई समाधान खोजने में असफल रहे। वे सुरैया के भिक्षु रेवत के पास गए, जो उस समय संघ के प्रमुख थे। रेवता इस समस्या में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। वह जगह जगह भटकने लगा। कई प्रयासों के बाद भिक्षुओं ने उसे सहजाति में पकड़ लिया। संभुता साणवासी की सलाह पर यास ने भिक्षु रेवत को बताया कि वह यहाँ क्यों आया है। भिक्षु यासा ने एक एक करके 10 बिंदु सामने रखे और उनकी राय पूछी। भिक्षु रेवत ने उनमें से हर एक को अमान्य घोषित कर दिया। वज्जियन भिक्षुओं ने भी इस तरह अपने कामों के लिए रेवता की सहमति लेने की कोशिश की। उन्होंने उसे बहुमूल्य चीज़ें भेंट की, लेकिन रेवता उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने रेवता के शिष्य उत्तरा से संपर्क किया और उसे अपनी ओर से बोलने के लिए राजी किया। फिर भी रेवता ने उन्हें मना कर दिया। अंत में रेवता ने भिक्षुओं को वैशाली में विवाद सुलझाने का सुझाव दिया, जो कि इसका उद्गम स्थल है। वैशाली में रहने वाले आदरणीय सब्बा कामी ने रेवता और उनके अनुयायियों के साथ साथ संभुता सावन वासी का बहुत उत्साह से स्वागत किया।
इस प्रकार 700 भिक्षुओं के साथ दूसरी बौद्ध संगीति या परिषद का कार्य वालुकाराम में काला अशोक द्वारा वित्तीय सहायता के साथ शुरू हुआ। परिषद का मुख्य उद्देश्य वैशालियन भिक्षुओं के एक वर्ग के 10 भागों, जिसे दशवत्थुनि कहते हैं, की वेदता की जांच करना था। दीपवंश के अनुसार, दीपवंश एक ग्रंथ है जो श्रीलंका का है, सत्र 700 से भिक्षुओं के साथ शुरू हुआ और परिषद में चुने गए सदस्य भिक्षुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। शुरुआत में बहुत उलझन भरी बातें और निरर्थक चर्चाएं हुई। समय की बर्बादी और उससे बचने के लिए मामले को पूर्व से 4 और पश्चिम से 4 भिक्षुओं वाली एक समिति को भेज दिया गया। समिति का गठन उबाही का मध्यस्थता प्रक्रिया द्वारा किया गया था। यह प्रक्रिया बुद्ध द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करती है। कुल वग्गा दीपवंश और महावंश समिति के 8 थेरों के नाम देते हैं, जो इस प्रकार है: पूर्व से सबाकामी, साल्हा, खुज शोभिता और वासा भागामी, जिन्हें पचीन का, और पश्चिम से रेवता, संबुत, सनावासी, यासा और सुमना। उनमें से वास भागामी और सुमना अनुरुद्ध के शिष्य थे, बाकी आनंद के शिष्य थे। कुल वग्गा के अनुसार सबाकामी को बौद्ध जगत का संघ थेरा और रेवता को परिषद का नेता माना गया। महासंघी का विनय के अनुसार यासा परिषद का अध्यक्ष थे। अजिता निर्वाचित सीठ नियामक था और उसे पातिमोक्ष का पाठ करने का अधिकार था और वह उस मध्यस्थता का न्यायालय का सचिव था। जब संघ ने वज्जियन भिक्षुओं द्वारा उठाए गए 10 बिंदुओं की जांच शुरू की तो प्रश्न पूछने में कुशल महान भिक्षु रेवत ने भिक्षु सबाकामी से इनमें से प्रत्येक बिंदु पर सवाल पूछे। प्रत्येक बिंदु की अलग अलग और विस्तृत रूप से जांच की गई। गहन चर्चा के बाद 10 बिंदुओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये बिंदु विनय अनुशासन के विरुद्ध थे। इस प्रकार महान भिक्षुओं ने 10 भागों का अभ्यास करने वाले विधर्मी भिक्षुओं की त्रुटि को साबित कर दिया। परिषद के सर्वसम्मत फैसले में वज्जियन भिक्षुओं के आचरण को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। दीपवंश के अनुसार वैशाली के कुटगार में हाल में 8 महीने तक दूसरी संगति चलती रही। वज्जियन भिक्षुओं ने दूसरी संगति द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया और परिणाम स्वरूप उन्हें संघ से निष्कासित कर दिया गया। उनके पास 10,000 सदस्यों वाली एक अलग महान संगीति या महासंगीति थी। वहाँ उन्होंने सुत्त और विनय के कुछ हिस्सों को और परिवार जैसे ग्रंथों में बदलाव किया, जो विनय का सार है। अभिधम्म के 6 खंड, पाटी संविदा, निषेध, निदेशा और जातक के कुछ हिस्से और नए ग्रंथ तैयार किए। उन्होंने संज्ञा, लिंग, रचना और शैली के अलंकरण के बारे में मूल नियमों को भी बदल दिया। द्वितीय संगीति की एक सामान्य पाली कथा उत्तरी परंपराओं के कई संप्रदायों के विनयों में पाई जाती है, जैसे महासंगी की मूल सर्वास्तिकवादी, धर्मगुप्त और महिषासक। इन कथाओं में मामूली अंतर के बावजूद चर्चा की गई विषय वस्तु पाली परंपरा और उत्तरी परंपरा में कमोबेश एक जैसी है। कुल्लवग्गा में वर्णित द्वितीय संगीति की कथाएं तिब्बती और चीनी स्त्रोतों और संस्कृत स्त्रोत के आर्य मंजूश्री मूल कल्प में भी थोड़े बहुत बदलाव के साथ पाई जाती है। बुद्ध घोष ने अपने समंतपासादिका में उल्लेख किया है कि 700 अरहतों ने अंत में धम्म और विनय का पाठ किया और पीटकों का एक नया संस्करण तैयार किया। निकाय अंग और धम्मखंड बनाए गए। विभिन्न विवरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि वैशाली परिषद की प्रामाणिकता राजगाथा परिषद की तुलना में कहीं अधिक विवादास्पद है। दीपवंश में 2 स्थानों पर द्वितीय परिषद का वर्णन किया गया है। पहला विवरण कुल्लवग्गा में पाए जाने वाले विवरण के समान है और दूसरा विवरण कुछ विस्तृत जानकारी देता है। पाली परंपराओं और उत्तरी परंपराओं में कई तरह से अंतर है। पाली परंपराओं के अनुसार दूसरी संगति बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 साल बाद हुई थी। उत्तरी परंपराओं के अनुसार यह 110 साल बाद हुई थी, अर्थात 110 साल। परिषद का स्थान, उस समय राजा का शासन और प्रतिभागियों की संख्या अलग अलग विवरणों में अलग अलग है। कालुकारम, कुट, गरशाला, कुसुमपुर जैसे मठ, काला अशोक, नंद महापद्म और अशोक जैसे राजाओं का उल्लेख अलग अलग आख्यानों में मिलता है। प्रतिभागियों की संख्या 700 से 1 तक भिन्न होती है।
युआन चांग और तिब्बती दुल्वा ने जूरी के 8 सदस्यों के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दी है, जैसे कि सबाकामी, वैशाली या खज्जा सोबिता, परवा, सुलहा, पुरवा। ये सारे अलग अलग नाम बताए गए हैं। इन तालिकाओं में पहले 6 थेरा आनंद के शिष्य हैं और बाकी अनिरुद्ध के शिष्य हैं। इन छोटे मोटे मतभेदों के बावजूद परिषद की उत्पत्ति और चर्चा तथा निर्णय के विषय पर पर्याप्त सहमति। वैशाली में द्वितीय महासंगति के कुछ समय बाद महासंगति के नाम से एक और संगति हुई, जिसमें 10,000 भिक्षुओं ने भाग लिया। बौद्ध संघ में पहला सैद्धांतिक विवाद महादेव के 5 सुझावों के कारण हुआ, जो महासंगति में थे। भव्य, वसुमित्र और विनीत देव की परंपराओं का एक ही मत है कि मूल संघ में स्थविर और महासंगिक में विभाजन महादेव के 5 बिंदुओं के कारण हुआ था, न कि वज्जियन भिक्षुओं के 10 विनियमित कृत्यों के कारण। गैरपाली स्त्रोतों संस्कृत, तिब्बती और चीनी के अनुसार महादेव के 5 बिंदुओं के बारे में यह पाटलिपुत्र संगीति महापद्मनंद या उसके शासनकाल के दौरान लगभग 110 से 137 ईस्वी में आयोजित की गई थी। महादेव के 5 बिंदुओं के विरुद्ध एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। महादेव के सिद्धांत ने बौद्ध दर्शन के हृदय पर सीधा प्रहार किया। स्तवीरों ने कहा कि ये महादेव के आविष्कार हैं और बुद्ध के वचनों के विरुद्ध है। पाटलिपुत्र में बौद्ध संघ में 4 दलों के बीच इन सिद्धांतों पर गंभीरता से चर्चा हुई और भारी विवाद उत्पन्न हुए। महादेव की थीसिस का मुख्य जोर यह है कि अरहत एक ऐसा मनुष्य है जो अमानवीय या मानवीय कमियों जैसे कि अपवित्रता, अज्ञानता, संदेह, मार्ग की सफलता के लिए गुरु पर निर्भरता के अधीन है। कई पारंपरिक लेखों में इस विद्वतापूर्ण व्यक्ति महादेव का उल्लेख है। शान, चियन, लू विभाषा और विभिन्न पाली रचनाओं में महादेव का उल्लेख है। महादेव एक धार्मिक व्यक्ति थे और नेतृत्व करने में सक्षम थे। मोगलीपुत्र तिस्सा थेरा ने उन्हें अशोक की तीसरी परिषद के बाद महिमंडल आंध्र प्रदेश भेज दिया था। महासंघिक परंपरा में वे एक भिक्षु थे जिन पर प्राचीन विनय पिटिका को विकसित करने की जिम्मेदारी थी। सम्मितीय परंपरा के अनुसार पिछले जन्म में वह मार उर्फ भद्र था, जो काले जादू का विशेषज्ञ था, जिसने भिक्षुओं की सभा में फूट डालने का बहुत प्रयास किया था। दीपवंश के अनुसार महासंघिकों ने परिवार अभिधम्म के 6 खंड, पाटी संविदा, निदेश और कुछ जातक को अस्वीकार करके पूरे ग्रंथ को नया रूप दिया। उन्होंने नए ग्रंथ की रचना की और शैली के अलंकरण को बदल दिया। परमार्थ के अनुसार महायानियों ने अवंतसिका, प्रज्ञापामिता, प्रज्ञापारमिता, निर्वाण, श्रीमाला, विमल कीर्ति और सुवर्ण प्रभा जैसे सूत्रों को अपने ग्रंथ में शामिल किया। इन महायान सूत्रों को ग्रंथ में शामिल करने के कारण महासंघिक 3 संप्रदायों में विभाजित हो गए। युआन चांग ने कहा है, महासंघिकों के पास 5 प्रामाणिक पुस्तकें थीं, जिनमें नाम, सूत्र, विनय, अभिधर्म, संयुक्त और धारणा पिटक थे, जिन्हें परिषद में एकत्रित किया गया था। इस बात को लेकर विवाद हुआ कि विभाजन कब हुआ और किसके नेतृत्व में, और कहाँ महादेव के 5 बिंदुओं पर पाटलिपुत्र परिषद बुलाई गई थी। दीपवंश और महाप्रज्ञा पारमिता शास्त्र के अनुसार विभाजन वैशाली की परिषद के बाद हुआ, जो 100 वर्ष या 100 ईसा पूर्व में है। वसुमित्र के अनुसार यह 116 ईसा पूर्व या उससे भी अधिक है। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद के वर्षों में यह तिथि निर्धारित की गई थी। निकाय भेद विभंग व्याख्यान की दूसरी सूची के अनुसार यह 137 ईसा पूर्व है और उसी की पहली सूची के अनुसार 160 ईसा पूर्व है। अधिकांश स्रोत इस बात पर एकमत है कि पाटलिपुत्र ही परिषद का स्थल था। सर्वास्थिवादी का सम्मितीय परंपराओं ने दावा किया है कि यह पाटलिपुत्र या कुसुमपुत्र था, जो मगध की राजधानी थी। महासंघिका और सिंहली परंपराओं में कोई नाम या स्थान नहीं दिया गया है। विभाषा में उल्लेख किया गया है कि यह विभाजन पाटलिपुत्र कुसुमपुर के कुक्कुटाराम मठ में हुआ था। महादेव के पंचसूत्र पर वैशाली पर परिषद पाटलिपुत्र से जुड़े शासक का निर्धारण करने में बहुत भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। पाली परंपरा के 2 अशोक अर्थात काला अशोक और धर्म अशोक संस्कृत परंपरा के केवल एक अशोक से मेल खाते हैं। थेरवादियों का कुल्लवागा द्वितीय संगति पर कई प्रकाश नहीं डालता। द्वितीय महासभा संघ में मतभेद और आरंभिक बौद्ध संप्रदायों के विकास के लिए उल्लेखनीय है।
उत्तरी परंपराओं से एकत्रित जानकारी के अनुसार विद्वानों का मत है कि संघर्ष वैशाली परिषद के सदस्यों तक ही सीमित था। यह तेजी से विभिन्न संघों में फैल गया। इसके परिणाम स्वरूप दो मुख्य संप्रदाय उभरे, स्थविर और महासंघिक। सभी परिषदों का उद्देश्य संघ में एकता लाना था, लेकिन यह परिणाम दोनों विभाजनों की आधिकारिक मान्यता का था। दीपवंश के अनुसार प्रकृति के नियमों का पालन करने वाला महासंघिक संप्रदाय लंबे समय तक विभाजित नहीं रह सका। कुछ ही समय में कई संप्रदाय अस्तित्व में आ गए जिनके विनय या अनुशासनात्मक नियमों में थोड़ा अंतर था। युआन चांग ने दावा किया कि महासंघिकों के मुख्य शिक्षा केंद्र वैशाली और पाटलिपुत्र थे। फाहियान ने इन इलाकों में महासंघिक स्कूल के विनय के अनुयायियों को भी पाया। धीरे धीरे स्थविर पाटलिपुत्र छोड़ने लगे और कौशाम्बी, मथुरा और अवंती में रहने लगे, जहां वे प्रभावशाली और संख्या में बहुसंख्यक थे। दीपवंश में कहा गया है कि संघ में धीरे धीरे मतभेद बढ़ता गया और वैशाली परिषद के बाद एक शताब्दी के भीतर 18 संप्रदाय सामने आए। थेरों का रूढ़िवादी संप्रदाय 11 संप्रदायों में विभाजित हो गया और अपने अस्तित्व के दौरान थेरवादीन के रूप में ही रहा। दीपवंश ने यह कहना जारी रखा कि स्थविर पहले दो मुख्य प्रभागों में विभाजित हो गए, अर्थात महिम साकस और वज्जीपुत्रक। महिम साकस तब दो प्रभागों में विभाजित हो गए, अर्थात सब्बाथीवाद और धम्मगुट्टा। ये दो विभाग अलग आगे चलकर सब्बस्थिदावादास और कासापिकों में विभाजित हो गए। कसापिक और समकंटिक और सुत्तवादीन वज्जीपुत्रकों से 4 विद्यालयों का उदय हुआ, अर्थात धम्मतरिका, बद्यानिक, चन्नारिक और सम्मिटिस। स्थविरों को कुल 11 विद्यालयों में विभाजित किया गया था। इस प्रकार संघ में मतभेद ने अंततः 18 संप्रदाय, 17 विधर्मी संप्रदाय और एक मूल रूढ़िवादी जन्म दिया। 18 की संख्या पारंपरिक है, लेकिन वास्तव में दर्ज किए गए संप्रदायों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। दीपवंश के अनुसार हेमवाटिका, राजगिरिका, सिद्धार्थ, पुब्बा और अपार सेलिका और छठे अपरा राजगिरी जैसे विधर्मी संप्रदाय एक के बाद एक उभरे हैं। द्वितीय बौद्ध संगति के पश्चात ही संघ में विभाजन के बीज अंकुरित होने लगे थे।